कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल वीडियो न आने की वजह से मुझे भी काफ़ी खेद रहा, लेकिन अपने हाथ में नहीं था, नेटवर्क ने अपना साथ नहीं दिया। इसलिए जो टॉपिक चल रहा था, जो बर्निंग इशू था, उसके लेकर आज मैं आया हूं और हम पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन और इजराइल के विषय में आपको भौगोलिक रूप से समझा चुके थे। आज इसका सामरिक महत्व क्या है उसको देखेंगे, और ये इजराइल इतना स्टैटिक पोजीशन में मौजूद है इसको देखेंगे। क्या यह वर्तमान में तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है इसको भी देखेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद क्या है उसको भी देखेंगे, और इजराइल के लोगों के साथ यानी यहूदियों के साथ यानी जैविश के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा क्यों अत्यधिक हुई और क्यों इनके अंदर एक नेशनलिज्म जागा, उसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि देश, कोई भी देश हो, और उस देश के निवासी हों, उसकी ज्योग्राफिकल आंकड़ा हो, ज्योग्राफिकल डाटा को देखना पड़ता है। प्लस हमको ये भी देखना पड़ता है कि धर्म कितने प्रकार का होता है। धर्म असल में दो प्रकार का होता है। मुझे इस पर मोहम्मद इकबाल की पंक्ति याद आ रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति उन्होंने लिखी, उन्होंने ये भी लिखा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। यानी उन्होंने साफ साफ इंगित कर दिया कि मजहब में दो प्रकार के मजहब होते हैं। एक होता है प्योर मजहब और दूसरा होता है पॉलिटिकल मजहब। पॉलिटिकल मजहब का ही विवाद है, इस पूरी धरा पर पॉलिटिकल मजहब का विवाद है। मजहब यानी धर्म, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, ये कोई भी बैर नहीं सिखाता। लेकिन पॉलिटिकल व्यूज इतने हो जाते हैं, पहले राजा महाराजाओं के जमाने में चला करते थे, अब लोकतांत्रिक देशों में भी चला करते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच के एक पॉलिटिकल अफेयर्स है बहुत तगड़ा वाला, वैसे ही इन यहूदियों के साथ में भी एक गंदा व्यवहार हुआ था। इसलिए इनके अंदर एक नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था, और वो नेशनलिज्म इतना तगड़ा था कि उन्होंने अपने वतन को शीर्षस्थ पहुंचाने का काम किया, और पहुंचाया भी, और पहुंचाना भी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको देखना है कि असल में अब्राहम
हजरत अब्राहिम से 3 शाखाएं जन्म लेती हैं। पहली शाखा ज्यूइश यानी यहूदी बने, दूसरी शाखा में क्रिश्चियन बने और तीसरी शाखा में इस्लाम। हजरत इब्राहिम जो थे वो आपके सामने यरूशलेम के थे। इस तरीके से यरूशलेम पर 3 लोगों का कब्जा है, 3 लोगों का अस्तित्व है, 3 लोगों का एक्सिस्टेंस है। वो 3 लोग हैं अरब, यहूदी और क्रिश्चियन। क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, डाटे में हर एक में पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज विस्तार से बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अब पहला पॉइंट होगा कि ऑरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस विवाद का मुद्दा कहां से उठा। प्रत्येक मुद्दे के पीछे अंग्रेजों का हाथ था, इनकी कॉलोनिकल थीम थी, ब्रिटिश को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने का इनका मकसद था। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1947 में आईपी बना, मैंने कहा 1947 में आईपी बना यानी इंडिया पाकिस्तान बना, तो 1948 में भी पीआई इन्होंने बना दिया, यानी आईपी को कन्वर्ट कर दिया पीआई में, यानी फूट डालो शासन करो की नीति को अपना दिया। पीआई का मतलब होता है पैलेस्टीन और आई से इजराइल, और 1947 में इंडिया, आई से इंडिया और पी से पाकिस्तान। इन्हें अपनी कुटिल नीतियों के चलते बंटवाने का काम किया। हम बढ़ते गए, मजहब के नाम पर बढ़ते गए, जातियों के नाम पर बढ़ते गए, धर्म के नाम पर बढ़ते गए, तमाम तरीके से बढ़ते बढ़ते आज ऐसा लगता है कि हम आइसोलेट हो चुके हैं। और उस आइसोलेशन को उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इस विवाद का इतिहास ऑटोमन साम्राज्य से शुरू होता है। ऑटोमन साम्राज्य आज से 600 वर्ष पूर्व का था। ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी और हमने आपको उस दिन बताया था ऑटोमन साम्राज्य को महमद द्वितीय ने बसाया था, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था। इट मीन्स यहाँ पर टर्की में इसका जन्म हुआ और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के अधीन था ये वाला हिस्सा, और ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। महमद द्वितीय ने भी यहाँ पर विवाद के बीज डाले। इन्होंने इन पश्चिमी लोगों को यहाँ से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, और आप देखेंगे कि असल में ये वाला रूट जो है था, यानी यहाँ चाइना से शुरू होता हुआ ये वाला स्थल मार्ग से यूरोपीय कंट्री जाता था, और एक रूट होता था ये सी मार्ग वाला, ये आता था यहाँ से होकर यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे इजराइल की पोजीशन है, यहाँ पे जाता था। यानी कि ये कुषाणकालीन युग था और ये समुद्र का मार्ग था। वर्तमान पोजीशन में यदि हम देखें तो इस मार्ग की एक स्टैटिकल पोजीशन है और सामरिक दृष्टि से मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का 60% हिस्सा का व्यापार यहीं से होता है, इसलिए इजराइल का अपने में एक स्टैटिकल लोकेशन के होने के कारण महत्व अधिक है। ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। इस ऑटोमन साम्राज्य ने
पूरे मिडिल ईस्ट में अपना कब्जा जमा रखा था और 19वीं सदी के आते आते ये ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लगा और ऑटोमन साम्राज्य में तात्कालिक रूप से फिलिस्तीनी थे। दूसरी ओर 19वीं सदी में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना आई और मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे इस राष्ट्रवाद से कई देश यूरोप में आए, राष्ट्रवाद पर बने। जैसे यूरोप में आए राष्ट्रवाद पर कई देश कौन कौन से बने, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है इत्यादि बने। यही राष्ट्रवाद जैविश लोगों यानी यहूदियों के अंदर भी आने लगा। यहूदियों में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था, इसको नोट कर लीजिएगा, थियोडर हर्जिल। थियोडर हर्जिल नाम के व्यक्तियों ने एक जियोनिज्म यानी जियोनिस्ट पर अपने विचार लिखे थे। और अब प्रश्न आता है कि ये जियोनिस्ट और जियोनिज्म क्या है। इजराइल का इसका मतलब है कि यहूदी यानी ज्यूस अपने देश में वापस लौटें। इजराइल का मतलब एक होली लैंड है जहाँ पर ज्यूस धर्म की स्थापना हुई थी, जो कि हज़रत इब्राहिम से हुई थी 3000 वर्ष पहले। यहाँ पे एक ज्यूस किंगडम इजराइल का था और 19वीं सदी में यह पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीनी कहलाया। दूसरा कारण ज्यूस का संहार था, इन पर अत्याचार किए गए थे। रूस में विशेष रूप से इन पर अत्याचार हुए थे और यूरोपीय कंट्री भी अत्याचार कर रहे थे और ये लोग अपने देश को लौटना चाहते थे क्योंकि इनके देश से ही इनको निकाल दिया गया था। ये लोग इधर उधर भटक रहे थे और इन पर कोई भी शासक आता वह अपना आक्रामक तरीका अपनाता। उस आक्रामकता को यानी उस एग्रेसिवनेस को इन्होंने झेला था और एक राष्ट्रवाद का इनके अंदर बीजारोपण होता है। प्रथम विश्व युद्ध के आने तक माइग्रेशन यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगा। ब्रिटेन में 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन किया गया क्योंकि विश्व में जहाँ जहाँ विवाद होते हैं यूके उनमें शामिल होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वर्तमान परिवेश में हॉलैंड हो, चाहे वर्तमान हांगकांग, चाहे हांगकांग हो वर्तमान परिवेश में, चाहे वह ताइवान हो, इन सब के पीछे, और चाहे भारत का विवाद हो, इन सब के पीछे एक ही मुद्दा होता है, वो होता है ब्रिटेन की फूट शासन करने की नीति ने आज तक इस विश्व को परेशान करके डाल दिया है। अब वेलफोर सम्मेलन क्या था? यही वेलफोर सम्मेलन को कॉन्फ्लिक्ट की जड़ माना जाता है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ऑटोमन साम्राज्य हारने के कगार पर था। तब ब्रिटिश विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक घोषणा की कि हम पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों को उनकी मातृभूमि देंगे। ब्रिटिश लोग बहुत चालाक थे। दूसरी ओर ब्रिटिशरों ने एक गुप्त समझौता किया जिसका नाम था साइकिस-पाइकॉट एग्रीमेंट। अब प्रश्न उठता है कि साइकिस-पाइकॉट एग्रीमेंट क्या है? साइकिस-पाइकॉट एग्रीमेंट रूस और फ्रांस के साथ में ब्रिटेन का हुआ था। इस समझौते में पूरे मध्य पूर्व में इन्होंने अलग अलग कर दिया था और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कौन सा देश कौन सा हिस्सा लेगा, यानी किस देश पर कब्जा करेगा,
इसकी बात इन्होंने की थी। इसी समझौते में यूके ने फिलिस्तीनी खुद के लिए रख लिया, फिलिस्तीन खुद के लिए रख लिया और सीरिया जॉर्डन वाले क्षेत्र फ्रांस को दे दिए और कुछ इलाका तुर्की को और रूस को भी इन यूके वालों ने यानी यूनाइटेड किंगडम वालों ने यानी इंग्लिश गोरे लोगों ने दे दिया था। तीसरा झूठ इन्होंने यह बोला कि यूके ने कि अरब लोगों को पैलेस्टाइन अरब को दे दिया जाएगा। अब अरब लोगों को देने का प्रॉमिस इसलिए किया क्योंकि यह अरब ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पैलेस्टाइन में एक नई सरकार बनती है, यानी फिलिस्तीन में एक नई सरकार बनी। उस सरकार को ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन कहा गया और इस मैंडेट में पैलेस्टाइन में बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ। यह कौन का? वो यहूदियों का, ज्यूइश का, क्योंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के पहले घोषित हो चुका था कि हम चाहते हैं कि ज्यूइश लोग अपना निवेश कहाँ पर करें? इजराइल में, यानी पैलेस्टाइन में। और इसलिए वहाँ पर जो इजराइल में 3% ज्यूइश रहते थे, उन्होंने वहाँ पर अब वो 30% हो गए। ये कैसे हुआ? ये इस तरीके से हुआ कि ये लोग आए, सपोज कीजिए कि ये 4 लोग, ये ज्यूइश लोग आए, इसने ए का मकान खरीदा, दूसरे ने बी का मकान खरीदा, तीसरे ने सी का मकान खरीदा और चौथे ने डी का मकान खरीदा। इन चारों ने मकान तो खरीद लिए और इन मकानों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो स्थान खाली था, उन लोगों को जो कि एक दबे कुचले किसान वर्ग थे, जो उनको मार कर भगाया और उनको पीछे खदेड़ दिया और इस तरीके से उन्होंने उस घेरे की तारबंदी कर ली। और तारबंदी करने के बाद में यानी अपना एक एनक्लेव बना दिया और इस तरीके से छोटे छोटे ये सेटलमेंट किए और खुद आकर वहाँ पर बस गए। 1936 में फिलिस्तीन के 2 लोकल निवासी थे जिनको मारकर भगाया गया था। वो लोकल निवासियों ने इनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, यानी ब्रिटिशरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब ब्रिटिशरों के खिलाफ विद्रोह हो गया तो स्थिति अति गंभीर और हो गई। उन्होंने क्या किया कि इनमें एक ज्यूइश मिलिशिया था। मिलिशिया उसे कहा जाता है कि जो एक लड़ाके हों, जो हथियार चलाना जानते हों, जो कुशाग्र बुद्धि के हों, कुशाग्र शारीरिक बल उनमें निहित हो और जो हथियार चलाना जानते हों, उन्हें हम मिलिशिया के नाम से जानते हैं। ट्रेंड सैनिक कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट के नहीं होती लेकिन ट्रेंड सैनिक होते हैं। वहाँ पर इन्होंने उसका साथ लिया और इन अरबी लोगों को वहाँ पर इन्होंने कुचलवाने का काम शुरू कर दिया। ये अरबी लोग कुचल गए। कुचलने के बाद पूरी तरह नहीं कुचल पाए, लेकिन कुचल दिया गया। लेकिन ब्रिटिशरों ने एक चाल और चली। वो चाल ये थी कि किसी भी तरीके से इन अरबी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कि आगे ये विद्रोह कोई ना कर दें, इसलिए इन्होंने अपने पक्ष में लेने के लिए उन अरबी लोगों को एक एक लेमन जूस की गोली देना शुरू कर दिया। वो लेमन जूस की गोली क्या थी कि जो वहाँ से ज्यूइश लोगों से इन्होंने कहा था कि यानी यहूदियों से जो कहा था कि तुम अपने मुल्क में जा सकते हो, वहाँ पे निवेश कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निवेश करो, सड़कों में निवेश करो, शिक्षा पे निवेश करो, तमाम सेक्टर उन्होंने दे दिए कि यहाँ पे निवेश करो। अब उन लोगों से कह दिया कि सालाना जो आएंगे यहाँ पर वो 10,000 से ज़्यादा ज्यूइश लोग नहीं आएंगे। इससे मिलिशिया जो था, ज्यूइश मिलिशिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अरबी लोगों का जो विद्रोह था
उनको कुचलने का काम किया था, अब वो इनसे खुद परेशान हो गए और उन्होंने यानी जैविश मिलिशिया ने उन लोगों के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। वह मोर्चा कुछ ऐसा ही था जैसे भारत में शिवाजी ने किया था, यानी छापामार युद्ध पद्धति, यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। चूंकि यह बहुत छोटे स्तर पर था छापामार, लेकिन प्रभाव दिया, लेकिन उस स्तर पर प्रभाव नहीं हो पाया और इसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वार सेकंड के शुरू होने के बाद भयंकर एक घटना घटी। जर्मनी का व्यक्ति था और जर्मनी के व्यक्ति ने, यानी जर्मनी का कौन था शासक उस समय? हिटलर। इसने एक जनसंहार जिसे जियोसाइड कहते हैं, जीनोसाइड कहते हैं, वो करवाया था। और एक वह इतना बड़ा जीनोसाइड था कि उसे हम हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी इसने जो 42 लाख जो थे यहूदी, उनको एकत्रित किया। बहुत से लोगों का मानना यहाँ पे ये कि 80 लाख लोग थे ये लोग, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है, और मैं यही कामना करता हूँ कि कम ही हों, तो 42 लाख लोगों को एक गैस चैम्बर में डालकर उनको झुलसाकर मरवा देता था। और ये घटना देखकर इन जॉयस के मन में एक विचारधारा पनपी, क्यों राष्ट्रवाद की विचारधारा कि हम लोग कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे, हम अपने देश का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की तरफ पलायन क्यों नहीं हो रहे हैं। देश के प्रति इनका आकर्षण भरने लगा, राष्ट्र भावना इनके घर दिल में कूट कूट कर भरने लगी। अपने देश के विकास के लिए चहू चांद लगाना शुरू कर दिया। और चहू चांद लगाने के बाद में फिर एक मंजर आया, वो मंजर था, हेडिंग में दिया है मैंने, इजराइल का गठन, यानी क्रिएशन ऑफ द इजराइल। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद इजराइल की समस्या बहुत जटिल हो गई और ब्रिटिश सरकार के हाथ पैर फूल गए। जब ब्रिटिश सरकार के हाथ पैर फूल गए तो 1945 में यूएनओ का गठन हुआ और यूएनओ में पहला मुद्दा यही गया। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी ये यूएनओ में। सबसे पहले 1947 में पैलेस्टाइन इजराइल समस्या गई और 1947 में यूएनओ ने वहां पर वोटिंग कराई। जब यूएनओ ने वहां पर वोटिंग कराई, आज का यूएनओ तो केवल एक मोहर है, कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर उसके जो थीम थी वो डंप हो चुकी है और वहां पर कुछ रहा नहीं है। और यूएनओ ने 1947 में यहाँ पर वोटिंग कराई और वोटिंग कराने के बाद 24 लोगों को उनका हक मिला, 24 लोग जीते और यूएनओ ने उसे 2 भागों में बांट दिया, एक पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन और एक इजराइल। 24 स्टेट इजराइल कहलाई और अरब स्टेट फिलिस्तीन कहलाई यानी पैलेस्टाइन कहलाई। तीसरा हिस्सा जो बचा था, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि ये बहुत तीनों लोगों का एक धार्मिक मजहब के से जुड़ा हुआ रिलेशन था, यरूशलेम। और यरूशलेम का मुद्दा जो था वो यरूशलेम का मुद्दा मतलब उन्होंने अपने हाथ में रखा, यानी उसे यरूशलेम को इंटरनेशनल बॉडी गवर्न करेगी, यानी इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा शासन होगा, यानी यूएनओ के द्वारा शासन होगा। 50% बंटवारा हुआ, 50% हिस्सा इजराइल क्षेत्र को मिला और 50% हिस्सा फिलिस्तीन को मिला। इस घोषणा के चलते आसपास जितने भी पड़ोसी देश थे उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, क्योंकि इसका मेन कारण यही था कि इन अरबी लोगों ने इस यूएनओ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और यद्यपि इजराइल ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन यूएनओ के प्रस्ताव को खारिज किया था फिलिस्तीनियों ने। इसके बाद शुरू होता है प्रथम अरब इजराइल वार 1948-1949। इसमें
इजिप्ट, सीरिया, इराक, ट्रांसजॉर्डन ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और एक साथ किया। इजराइल ने इन सभी लोगों को बुरी तरीके से पीटा, पीछे खदेड़ा और खदेड़ने के बाद अपनी सीमाएं बढ़ा ली। ये इजराइल की एक अतुलनीय विजय थी। जब ये लोग पीछे खिसके तो वहां पर रहने वाले 7 लाख लोग रिफ्यूजी बन गए, यानी शरणार्थी बन गए। और इस लड़ाई के बाद गाजा पट्टी इजिप्ट के पास चली गई और पूरा का पूरा ये गाजा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक है, और गाजा पट्टी तो चली गई इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन का हिस्सा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जॉर्डन नदी यहाँ पर बह रही है, तो जॉर्डन नदी के बगल में ये है, तो ये इसे हम वेस्ट बैंक कह देते हैं, या इसको हम ट्रांस जॉर्डन के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम CIS के नाम से भी जानते हैं। 1947 में पैलेस्टाइन देश बना, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि वो UNO ने बनाया था और पैलेस्टाइनों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। और गाजा पट्टी पर इन्होंने अधिकार कर लिया इजिप्ट ने, वहीं वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जॉर्डन ने। बाकी का हिस्सा जो हिस्से में आया वो आया इजराइल का, और इजराइल इस तरीके से अब 1948 तक आते आते एक अपने बहुत बड़े क्षेत्र को हथिया चुका था। पैलेस्टाइन का 50% क्षेत्र को इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ वर्ष बाद 1967 में फिर एक लड़ाई हुई। चूंकि यह युद्ध 6 दिन तक चला, इसलिए इसे 6 डे वार कहा जाता है, यानी 1967 में 6 दिन चला, इसलिए इसे 6 डे वार कहा जाता है। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। इनके बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है। इजिप्ट ने अपनी सेना इजराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दी। इजराइल ने स्थिति को भांपा और एक शब्द इंग्लिश में आता है कि स्थिति को भांप के किसी पर अटैक कर देना, यानी प्री एम्पिटेटिव स्ट्राइक, यानी किसी को गुंडा आया उसके गाल पर हमने थप्पड़ पहले से मार दिया तो गुंडे के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो इसे कहते हैं पहले से अटैक करना, यानी प्री एम्पिटेटिव स्ट्राइक कर दी। और यह हमला इजिप्ट को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। 1967 के बाद में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को बहुत बुरी तरह हराया गया था। इसी युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोल्डन हाइट छीन लिया। सीरिया ये है, गोल्डन हाइट ये है, इसको इन्होंने इजराइल ने छीन लिया। गाजा पट्टी इजिप्ट से ले ली, गाजा पट्टी ये है, इजिप्ट के बॉर्डर में है, इजिप्ट से गाजा पट्टी छीन ली। और सिनाई पेनिनसुला, जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर है, उसको भी छीन लिया। वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के कब्जे में था, ये वाला वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन कब्जे में था, इसको भी इजराइल ने वापस ले लिया। इस तरह इजराइल का क्षेत्र वर्तमान से तिगुना हो गया और इन क्षेत्रों पर इजराइल ने कुछ समझौते के तहत इन क्षेत्रों को वापस कर दिया। केवल सिनाई पेनिनसुला को, गाजा और वेस्ट बैंक आज भी इजराइल के कब्जे में है। इसके बाद एक छोटी सी लड़ाई हुई और उसका नाम था योम किपुर वार 1973। अब यौम किपुर वार को समझिए। यौम किपुर जो इजराइल का एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे दीपावली बनती है, उसी तरीके से इन लोगों के यहाँ पर यौम किपुर बनता है। और इस पर इजिप्ट ने और सीरिया ने इजराइलियों पर, चूँकि अपने जश्न मनाने में लगे हुए थे, अटैक कर दिया। वो भी बहुत बुरी तरीके से अटैक किया और इसलिए इसे यौम किपुर वार कहा जाता है 1973 का। और इसमें इजराइल को काफ़ी हानि हुई और इजराइल के पीछे धकेल दिया गया। इससे इजरायलियों ने यद्यपि अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस तो ले लिया था। इसके बाद एक बैठक शुरू हुई US प्रेसिडेंट के रिजॉर्ट में।
1936 में यह फैसला हुआ कि 1978 में सिनाई इजिप्ट को पुनः मिल जाएगा। इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दे दी, अतः इजिप्ट पहला देश था जिसने इजराइल को उसके देश होने की मान्यता दी थी। और इसके एवज में इजराइल ने अनवर सद्दाक से यह समझौता हुआ था, जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। अनवर सद्दाक, इस बात को लेकर इजिप्ट की जनता में आक्रोश भर गया था और उन्होंने अपने राष्ट्रपति अनवर सद्दाक को मौत के घाट उतार दिया। अब अरब इजराइल पार्ट अब हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि एक बड़ा वो लॉजिकल चैप्टर है और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से देखना अत्यावश्यक है। इसलिए पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग कल होगी। यहाँ तक आज मैंने आपको समझाने की शुरुआत की। चूँकि संडे में अवकाश रहता है, इसलिए आपको अगला वीडियो मेरा सोमवार को प्राप्त होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद।